भुर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। स्वामी न्यूज के इस योग व स्वास्थ्य के 324वें एपिसोड में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जानने वाले हैं एक अच्छे स्वास्थ्य के योग व स्वास्थ्य का जो हमारा कार्यक्रम है उसमें अच्छा स्वास्थ्य कैसे बना रहे उसकी पहले परिभाषा जानते हैं, फिर इसको कैसे बना के रखने में मदद मिलेगी। वात पित्त और कफ को कैसे हम संतुलित रख सकें, अगर खराब हो गए बिगड़ गए हैं तो हम बीमार हो गए, और कैसे हम ठीक हो सकते हैं वापस से। वात पित्त कफ को थोड़ा समझेंगे आज। बहुत महत्वपूर्ण आज का हमारा सत्र है। बहुत छोटा सत्र है लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बातें जो कि आपको ऐसे पुस्तकों में कहीं देखने को सुनने को पढ़ने को नहीं मिल पाएंगी, न ही अन्य किसी कार्यक्रमों में। तो वात पित्त कफ के बारे में महर्षि चरक संहिता में आयुर्वेद में कहते हैं कि व्यक्ति के समदोष का मतलब वात पित्त कफ सम होने चाहिए, ठीक होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, एक निश्चित अनुपात में होने चाहिए, तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा। समाग्निश्चम 13 प्रकार की अग्नियां, पंचभूताग्नि और सप्त धात्वाग्नि, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, और पंचभूताग्नि अग्नि वायु और आकाश जल और पृथ्वी, ये पांचों तत्वों से मिलकर के हमारा शरीर बनता है। इनकी भी पंचभूताग्नि होती है। सप्त धात्वाग्नि यानी रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, जिनसे हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो ये 12 और 13वीं जठराग्नि जो पेट में अग्नि जलती है भोजन को पचाने के लिए, वह कहलाती है। इसको 13 अग्नियां कहते हैं। समाग्नि चाहिए, ठीक ठीक होनी चाहिए, सम होनी चाहिए, एक निश्चित अनुपात में होनी चाहिए जो हमें स्वस्थ बना के रखे। समाग्नि समधातु मलक्रिय, समधातु यही सप्त धातुओं की बात की जा रही है, और मलक्रिय हमारे एक्सक्रेटरी सिस्टम, हमारे शरीर में मलों का निष्कासन या डिटॉक्सिफिकेशन ठीक ढंग से होते रहना चाहिए, तभी हमारा शरीर ठीक रहता है। प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन, तो प्रसन्न आत्मेंद्रिय, हमारे मन प्रसन्न हो, हमारी आत्मा प्रसन्न हो, हमारी सारी इंद्रियां प्रसन्न हो, सुखी हो निश्चित रूप से, तभी हमारा स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है। स्वस्थ इति अभिधीयते, स्वस्थ इत्यभिधीयते, ऐसे ही व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति कहा जाता है जिस व्यक्ति के साथ समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिय प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते, ऐसे ही व्यक्ति को स्वस्थ कहा जा सकता है जिसके त्रिदोष सम हो, सभी प्रकार की अग्नियां सम हो, मल क्रियाएं ठीक ठीक होती रहती हों, और समस्त धातुएं सम हो, और सारी मन आत्मा और इंद्रियां ये सब प्रसन्न होनी चाहिए। अब यहाँ पर आज हम वात पित्त कफ यानी त्रिदोष की बात करते हैं। तो वात का मतलब क्या होता है? वात हमारे शरीर में एक बैलेंस होता है, वह बैलेंस यदि बढ़ जाता है तो दिक्कत होती है, घट जाता है तो दिक्कत होती है। घटने में इतनी समस्याएं नहीं होती क्योंकि अपेक्षाकृत दूसरे वाले धातुएं, दूसरे वाले दोष बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए वात यदि किसी का बिगड़ गया है, बढ़ गया है, तो उस व्यक्ति को शरीर में दर्द होना प्रारंभ हो जाते हैं। दर्द, वात बढ़ने से कंधों का भी दर्द हो सकता है, वात बढ़ने से घुटनों का भी दर्द हो सकता है, वात बढ़ने से कमर का भी दर्द हो सकता है। तो वात बढ़े हुए को पहले तो ये हमें पता लगे कि इसका समय क्या है, इसकी आयु क्या है। तो इसका समय होता है वात बढ़ने का, वैसे ज्यादातर रात को होता है, लेकिन काफी सारी स्थितियों में लोगों के ऊपर इसका प्रभाव सुबह भी देखा गया है। तो वात का प्रभाव सुबह और रात को ज्यादा होता है, तो सुबह इसको समय मान लेते हैं कि सुबह वात बढ़ा रहता है, कईयों का रात को बढ़ा रहता है। तो ज्यादातर समय तो सुबह ही देखा गया है कि घुटनों में, कमर में, इनमें ज्यादा दर्द कब होता है? जब रात को सो करके उठते हैं तब सुबह ज्यादा महसूस होता है, और कुछ अधिकतर लोगों को रात को भी होता है। तो वात का समय। और पित्त का मतलब होता है शरीर में गर्मी, बाइल। तो वात के कारण से शरीर में बहुत सारे दर्द होते हैं और गैस भी होती है। और बाइल मतलब पित्त की बात कर रहे हैं, तो पित्त के कारण से, पित्त के बढ़ने के कारण से हमारे शरीर में गर्मी के रोग, अल्सर से लेकर के एसिडिटी से लेकर के कब्ज से लेकर के तमाम तरह के रोग होते हैं, वह पित्त बढ़ने से होते हैं। और भी बहुत सारे रोग होते हैं, छाले हो जाते हैं, चेहरे पर बहुत सारे पिंपल्स आ जाते हैं पित्त बढ़ने से, तमाम और भी ऐसी ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जो आंतों के इन्फेक्शंस के रूप में, लिवर बढ़ना जिसको अपन फैटी लीवर कहते हैं, ऐसा हो जाता है। लीवर में सूजन आ जाती है, किडनी की कई समस्याएं आ जाती है गर्मी के बढ़ने से। इसीलिए हमें पित्त को भी सम रखना चाहिए। तीसरा है कफ। पित्त का समय क्या है? दोपहर का समय। दोपहर का समय मतलब करीब 10-11 बजे के बाद से लेकर के शाम को 4-5 बजे तक,
6 बजे तक मान लो पित्त बढ़ता है, तो पित्त बढ़ने वाली चीजें दोपहर में नहीं खानी चाहिए, सुबह वात बढ़ने वाली चीजें नहीं खानी चाहिए, और रात को कफ बढ़ने वाली चीजें नहीं खानी चाहिए। देखो तीसरा जो है समय कफ का, वैसे कफ का मतलब वैसे तो यहाँ पर सुबह ही होना चाहिए एक आयुर्वेद के विशेषज्ञ वैद्य के अनुसार, और आयुर्वेद मनीषियों ने इसको रात का भी माना है। जैसे वात को सुबह मान लिया और कफ को रात को मान लिया, और यहाँ वात को रात का समय मान लिया और कफ को सुबह का समय मान लिया, ऐसा माना जा सकता है, क्योंकि प्राय करके कई सारे शरीरों में अलग अलग भिन्नताएं देखी जाती हैं, इसीलिए ये दो मत चलते हैं। तो निश्चित रूप से वात पित्त कफ यदि हमारे तीनों सम होंगे, तीनों ठीक ठीक होंगे, तो हम स्वस्थ रहेंगे। और वात की उम्र होती है 50 साल या 45 साल के ऊपर की, और पित्त की आयु होती है, पित्त वैसे तो प्रत्येक शरीर में रहता है, लेकिन ज्यादातर कब परेशान करता है, तो वात बड़ी उम्र वालों को, यानी दर्द बड़ी उम्र वालों को ज्यादा होते हैं, और पित्त गर्मी के रोग जवानी में ज्यादा होते हैं, और कफ के रोग बचपन में ज्यादा होते हैं। तो बचपन में कफ, युवावस्था में पित्त, और वृद्धावस्था में वात बढ़ने की समस्याएं प्राय होती हैं। इसीलिए अब इनका शरीर में स्थान क्या क्या है, तो हृदय से लेकर के सिर तक यहाँ पर कफ का स्थान है। हृदय से लेकर सिर तक कफ ज्यादा प्रभावित करता है हमारे को। हृदय से लेकर नाभि तक पित्त ज्यादा प्रभावित करता है। पित्त के रोग हृदय से लेकर नाभि तक, यानी पेट के पूरे एब्डोमेन कैविटी में, पूरे पेट के भाग में होते हैं। और फिर नाभि से लेकर के पैरों तक जहां जहां पर भी दर्द हो रहे हैं, ये सारा वात का प्रभाव है, पूरा वात का प्रभाव है। वैसे तो ये तीनों पूरे शरीर में रहते हैं, लेकिन फिर भी इनका मुख्य रूप से स्थान विद्वानों की दृष्टि से ये माना गया है। अब वात और पित्त और कफ तीनों को सम करने के लिए कैसा कैसा आहार लेना चाहिए, आज हम थोड़ा सा जानते हैं। थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा, बहुत सारी समस्याएं नहीं आएंगी यदि थोड़ा सा बदलाव कर लिया, तो क्या क्या खान पान में बदलाव करें। तो मैं सबसे पहले बता दूं, वात के जितने भी रोगी हैं, जिनको दर्दों की समस्या है, उन सब के लिए सरसों का तेल बड़ा उत्तम होता है। बस वो घानी का होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, मिलावट वाला नहीं होना चाहिए। तो सरसों का तेल, जिन जिन को भी वात की समस्या है, जिन जिन को भी दर्दों की समस्या है, वे सभी लोग सरसों का तेल जरूर खाएं, सबसे उत्तम है। और दूध देशी गाय का लेना चाहिए उन लोगों को। दूध अगर ले रहे हैं तो देशी गाय का ही दूध लेवें। जिनको भी, अगर भैंस का लेंगे तो वात बढ़ेगा, और वात बढ़ेगा तो दर्द बढ़ेंगे, इससे तो यहाँ तो दूध ना लें, और ले रहे हैं तो शुद्ध लेवें, और गाय का लेवें, और देशी गाय की, देशी नस्ल की गाय का लेवें। गिर की, साहिवाल की, राठी, ऐसे बहुत सारी देशी गाय की नस्लें, देशी नस्लों की गायें होती हैं, इसीलिए। और फलों में क्या लेवें, आप दर्शकों में से भी कई दिनों से प्रश्न आ रहे थे कि वात या दर्द जिनको है, उन लोगों को फलों में क्या लेना चाहिए। तो संतरा ले सकते हैं, मौसमी ले सकते हैं, गन्ने का जूस, अभी आ गया, गर्मी आ गई, टमाटर का और अंगूर का, इनका जूस ले सकते हैं, या इनको कच्चा भी खा सकते हैं। तो फिर बता रहा हूँ, संतरा, मौसमी, गन्ने का जूस, अंगूर और टमाटर, ये सब ले सकते हैं। वात, जिनको दर्दों की समस्या है, वात के रोगी जितने भी हैं, उनको ये जूसेस या ये फल नुकसान नहीं करेंगे। जिनको पित्त की समस्या है, पित्त का मतलब गर्मी होता है, बाइल ये बढ़ जाता है, निश्चित रूप से हमारे शरीर में दिक्कत आती है। कईयों का पित्ताशय निकला हुआ रहता है, उनको भी कुछ कुछ समस्याएं आती है, क्योंकि पित्ताशय, गॉल ब्लैडर के अभाव में भी कई सारे रोग होते हैं। उन सभी लोगों को देशी गाय का, जो देशी नस्ल की गाय है, उनका घी खाना चाहिए। पित्त के जितने भी रोगी हैं, आयुर्वेद में बताया भी गया है, वात नाशाय मर्दनम, पित्त नाशाय वमनम। नहीं, इसमें आयुर्वेद में एक बड़ा सुंदर सा एक सूत्र बताया। वो कह रहे हैं कि वात पित्त कफ को सम करने के लिए 4 चीजें ध्यान रखना चाहिए। पहला 3 तो वात पित्त कफ के लिए, एक ज्वर के लिए। पहला वात नाशाय मर्दनम, यानी वात, जिनको दर्द ज्यादा है, उनको तेल की मालिश करनी चाहिए। सबसे पहला शुद्ध तिल का तेल, घानी का निकाला हुआ, उसकी मालिश करनी चाहिए उन लोगों को, या जैतून के तेल की करनी चाहिए, या कोई दर्द निवारक तेल की मालिश करनी है। वात नाशाय मर्दनम। फिर पित्त नाशाय शयनम, जिनको पित्त के रोग हैं, वे लोग सोएं, अपनी नींद पूरी करें। ढंग से नींद नहीं होगी तो ये गर्मी के रोग सताएंगे, पित्त के रोग सताएंगे निश्चित रूप से। तो पित्त नाशाय शयनम। तीसरा कह रहे हैं कफ नाशाय वमनम। वमनम कफ नाशाय, वमन का मतलब होता है उल्टी करना, गुनगुना पानी जिसमें सेंधा नमक मिला करके उस पानी को खूब सारा पी करके, उंगली डाल करके उल्टी करें, तो कफ के सारे रोग समाप्त हो जाएंगे।
फिर वो कहते हैं ज्वर नाशाय लंघनम, यदि बुखार हो गया है तो बुखार होने के समय में आपको लंघन कर देना चाहिए, अगले भोजन को टाल देना चाहिए। अन्न खाएंगे तो बुखार के बैक्टीरिया बढ़ेंगे और बुखार के बैक्टीरिया जैसे ही बढ़ते हैं निश्चित रूप से आपका बुखार बढ़ेगा। इसीलिए जब भी बुखार हो तो अन्न का त्याग कर देना चाहिए। तो यहाँ पर कफ पित्त के जितने भी रोगी हैं, जिनको एसिडिटी की, जिनको अल्सर की, जिनको ऐसे ऐसे रोग हैं जो पेट से संबंधित, गर्मी बढ़ने से संबंधित रोग हैं, उन सबको देशी गाय का घी खाना चाहिए, उसमें ही भोजन पकाएं, उसी में ज्यादा ठीक रहता है। जिनको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है उन सभी लोगों को सेब का सिरका पीना चाहिए, थोड़ा सा शहद मिला करके, और उन लोगों को, ऐसे लोगों को जैतून के तेल में अपनी सब्जी बना करके खानी चाहिए। कोई भी सब्जी बना रहे जैतून के तेल में बना करके खाएं तो यूरिक एसिड की समस्या दूर हो जाएगी। यह भी पित्त के बढ़ने की समस्या के परिणाम स्वरूप कॉम्प्लिकेशन है ये, और एसिडिटी का कॉम्प्लिकेशन के रूप में आती है। फिर इसका कॉम्प्लिकेशन गाउट्स है, गठिया हो जाता है। इसीलिए आपको पहले से ध्यान रखना है। तो देशी गाय का घी और छाछ का सेवन करना चाहिए। जिनका पित्त बढ़ा हुआ है, जिनके शरीर में गर्मी बढ़ी हुई, गर्मी के रोग बढ़े हुए, छाछ का सेवन करें। और दोपहर के भोजन में अजवाइन जरूर डालें, या दोपहर के भोजन के बाद अजवाइन की चौथाई चम्मच फाँक लें, चबा चबा करके खा लें। अजवाइन नहीं डाल रहे तो अजवाइन को आप छाछ में डाल सकते हैं, काले नमक को छाछ में डाल सकते हैं, ये कर सकते हैं, या अजवाइन के साथ काला नमक थोड़ा सा लेकर के उसकी फक्की ले सकते हैं। हींग का प्रयोग जरूर करना चाहिए। जिनके पित्त बढ़ा हुआ है उनको हींग जरूर लेना चाहिए। जिनके जलन हो रही है एसिडिटी की या छाती में जलन हो रही है, उनको मिर्चियों का, हरी मिर्च का, अदरक का, लहसुन का, इनके प्रयोग बिल्कुल सर्वथा बंद कर देने चाहिए जब तक ठीक नहीं हो पा रहे हैं तब तक। धनिया का प्रयोग जरूर करना चाहिए, हरा धनिया हो चाहे सूखा धनिया हो। इन धनिया का प्रयोग हमेशा ठंडक देता है, पित्त का शामक है। पित्त शामक यानी पित्त को शमन करने वाला, पित्त के बढ़े हुए प्रभाव, जो भयंकर प्रभाव होता है, उसको भी कम कर देता है। इसीलिए धनिये का, हरे का हो या सूखे का हो, निश्चित रूप से उसका प्रयोग करना चाहिए। ये पहला वात, और दूसरा ये पित्त वात घटाने के लिए क्या खाएं, पित्त घटाने के लिए क्या खाएं, ये बता दिया। अब इसमें तीसरा जो दोष है वह है कफ दोष। तो कफ दोष को घटाने के लिए हमें क्या लेना चाहिए? कफ दोष वास्तव में ऐसी बहुत समस्याएं हो जाती हैं जिनमें कफ दोष पीछा ही नहीं छोड़ता, बड़ी उम्र वालों को भी कईयों को हो जाता है। तो कफ दोष में गुड़ जरूर खाना चाहिए। गुड़ जो है कफ शामक होता है। शहद खाएं। कफ के दौरान आपको जल नेति, सूत्र नेति आदि करने चाहिए। रोज प्राणायाम करने चाहिए, सूक्ष्म व्यायाम करने चाहिए, और ठंडी हवा से बचना चाहिए। रोज नाक में तेल लगाना चाहिए और कवल ग्रह करना चाहिए। ब्रश करने के बाद आपको अंगुली में तेल लेकर के पूरे मुंह में लगा देना चाहिए, गले तक लगा देना चाहिए। पूरे मुंह में, माउथ कैविटी में तेल ही तेल लगा लेना चाहिए। 5 मिनट बाद कुल्ला कर लेना चाहिए। ये कफ के शमन करने के लिए बड़े उपयोगी प्रयोग हैं। गुड़, शहद, सौंठ और पान का पत्ता। फिर बोल रहा हूँ, गुड़, शहद, सौंफ, सौंठ और पान का पत्ता। सौंठ मतलब सूखी हुई अदरक। ये 5 चीजें कफ के शमन के लिए बड़ी जबरदस्त चीजें होती है। तो ये आंवला, यदि आंवले को भी हम मार्च से सितंबर से लेकर मार्च तक के इस टाइम पीरियड में ले सकते हैं। आंवला अभी नहीं लेना, अभी आंवले का सीजन न तो है, फिर भी कहीं मिल जाए तो आपको लेना नहीं है। सूखा वाला भी नहीं लेना, कैंडी वाले भी अभी न लेवें तो ज्यादा ठीक है। तो इसीलिए आंवले का प्रयोग अभी इस मार्च से लेकर सितंबर में नहीं करना चाहिए, कईयों को दोष बढ़ा भी देता है। इसीलिए आंवले का जो प्रयोग है वो सितंबर से मार्च तक के भीतर। आंवला तीनों दोषों को, त्रिदोष को सम करने का, त्रिदोष शामक है, त्रिदोष नाशक है। वात पित्त कफ तीनों ही बिगड़े हुए हों, तीनों को ही ठीक कर देता है। यह आंवला इतना जबरदस्त है, इसको रसायन में माना गया है आयुर्वेद के ग्रंथों में। इसीलिए, और एक बड़ा सुंदर प्रयोग और बता रहा हूँ। देशी जो गाय होती है, उसका अगर मूत्र लिया जाए तो वात पित्त इन दोनों को घटाता है। यदि किसी को यूरिक एसिड पहले से बढ़ा हुआ है, एसिडिटी ज्यादा हो रही है, उनको कभी भी गौमूत्र नहीं लेना चाहिए, और यदि वो ले रहे हैं तो शहद डाल करके लेना चाहिए निश्चित रूप से, और कम मात्रा में 4-4 चम्मच ही सभी लोग लेवें। तो वात के, पित्त के और कफ के तीनों के दोष समाप्त हो जाएंगे। बस वात और कफ के तो तत्काल ही समाप्त हो जाते हैं। जिन लोगों को चर्म रोग हैं उन लोगों को भी, जिनको लीवर की समस्या है उन लोगों को भी, किसी भी, और जिनको कब्ज की समस्या है उन लोगों को भी
सब लोगों के लिए गोधन अर्क यानी कि गौमूत्र, देशी गाय का मूत्र बड़ा गजब का जबरदस्त होता है। जिनके कफ पीछा नहीं छोड़ता उन लोगों को भी इस गोधन अर्क गाय के मूत्र, गौमूत्र का सेवन कराया जा सकता है। यह भी औषधि की तरह से काम करता है। पित्त के और वात के और कफ के लगभग 140 से 150 तक के रोग होते हैं। ये सारे ही गोधन अर्क से और इन छोटे छोटे उपायों को करने से निश्चित रूप से पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। हमेशा ध्यान रखना, इलाज से बेहतर बचाव है, उपचार से बेहतर सुरक्षा है, उपचार से अच्छी सुरक्षा है। इसीलिए कहा भी गया है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। स्वदेशी बने, प्रकृति से जुड़े। निश्चित रूप से हम स्वदेशी चीजों का पालन करेंगे। हर चीज में गोली, कैप्सूल, दवाई हर चीज में नहीं प्रयोग करनी चाहिए। मैं समझता हूँ मेरे हमारे जो दर्शक हैं स्वामी न्यूज के, हमारे इस लाइव बने हुए हैं, किसी का यदि कोई प्रश्न हो तो स्वागत करता हूँ, उनके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। आप कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने प्रश्नों को उठा सकते हैं। मैं आपको इसमें एक ओम लिख करके इस कार्यक्रम में भेज रहा हूँ, आप देखिएगा। आप देखेंगे तो अपने कमेंट बॉक्स में आप भी इसी प्रकार से कमेंट कर सकते हैं। तो स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों को मैंने आज वात, पित्त और कफ को सम रखने के लिए बताया। वात कैसे सम रखा जाए और पित्त कैसे सम रखा जाए और कफ कैसे सम रखा जाए। निश्चित रूप से आप ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख पाएंगे और काफी कुछ ठीक ठीक हमारे जीवन में होने लगेगा। हेमलता जांगिड़ जी ये शायद जुड़ना चाह रहे हैं, तो यदि अभी भी जुड़ना चाह रहे हैं तो फिर से रिक्वेस्ट भेजें, मैं जोड़ दूंगा। तो आज के इस सत्र में काफी महत्वपूर्ण बातें हमने जानी हैं और मैं समझता हूँ आप सभी लोग इस आज के हमारे इस लिंक को शेयर करेंगे, कई सारे लोगों तक पहुंचाएंगे। जितने लोग शरीर से दुखी हैं, परेशान हैं, उन लोगों के लिए आज का हमारा सत्र बड़ा ही उपयोगी सिद्ध होगा। ऐसी आशाओं के साथ आज के इस कार्यक्रम को शांति पाठ के साथ समापन कर रहे हैं। ओम शांति 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 सर्वेभ्यो नमः। आप सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद, आभार। कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। करें योग, रहें निरोग और छोटी छोटी इन घरेलू चीजों से, प्राकृतिक चिकित्सा से, आयुर्वेद से और एक्यूप्रेशर